सो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट के साथ। ये हम जब हम छोटे होते थे तो ये जादू के रूप में दिखाया जाता था। मेरे पास पेपर की कुछ बीट्स हैं, छोटे छोटे से पेपर के पीसेस हैं, और ये प्लास्टिक का स्केल है। अगर इस प्लास्टिक के स्केल को अभी पेपर के जो पीसेस हैं इसके ऊपर ऐसे में घुमाता हूं तो कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब क्या करते हैं, इस प्लास्टिक के स्केल को अब मैं अपने सर के साथ रब करता हूँ अच्छे से। ठीक है, ये सर के साथ मैंने अपने हेयर्स के साथ इसको रब किया प्लास्टिक के स्केल को, और प्लास्टिक के स्केल को हेयर के साथ रब करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इस स्केल को मैं इन पेपर के जो पीसीज हैं इनके ऊपर से लेके जाता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पेपर के पीसीज हैं ये क्या हो रहे हैं, इस स्केल के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, और इसी इंटरेस्टिंग फिनोमिना की जो एक्सप्लेनेशन है इसी टॉपिक में हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो पेपर के पीसीज हैं ये स्केल के साथ जो है वो अट्रैक्ट हुए। वी स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। द इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, एंड स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ओके, तो सबसे पहले चार्ज को समझते हैं, चार्ज का बिहेवियर कैसा है, क्या क्या है चार्ज की। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, हम दो टाइप्स की रॉड लेते हैं। सेम दिखने वाली दो रॉड्स, एक हम लेंगे ग्लास रॉड, एंड सेकंड जो है हम सेम दिखने वाली एक ले लेते हैं प्लास्टिक रॉड। ठीक है, हमने दो टाइप्स की रॉड यहाँ पे ले ली, और हमने क्या किया, ये जो ग्लास रॉड थी इसको हमने रब किया सिल्क के साथ। ठीक है, ग्लास रॉड को रब किया हमने सिल्क के साथ, और वहीं पे प्लास्टिक रॉड को जो है वो हमने रब किया फर के साथ। ठीक है, और ये करने के बाद हमने इन दोनों रॉड्स को एक दूसरे के पास लाया और देखा कि क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमें देखने को मिली। क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है कि जब हमने ये डायग्राम आई होप आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी, कि जब हमने क्या किया, ग्लास, ये जो सिल्क वाली रॉड है, ये जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को जब हमने ग्लास रॉड के पास में लाया तो इन दोनों में रिपल्शन देखने को मिला। मतलब ग्लास रॉड और ग्लास रॉड जब साथ में आए तो रिपल्शन देखने को मिला। वहीं पे जब प्लास्टिक रॉड और प्लास्टिक रॉड को साथ में लाया तो फिर से रिपल्शन देखने को मिला, एंड अट्रैक्शन देखने को मिला जब ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को साथ में लाया। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो सेम नेचर जो है, अगर सेम नेचर के ऑब्जेक्ट पास में आ रहे हैं, मतलब सेम नेचर अगर साथ में आ रहे हैं तो रिपल्शन देखने को मिलेगा, अपोजिट नेचर अगर साथ में आ रहे हैं तो रिपल्शन देखने को मिलेगा। और जो नेचर है इसी को कहा गया कि हमने ये माना कि जो प्लास्टिक रॉड है उसके पास मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो ग्लास रॉड है उसके पास कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, तो लेटर ऑन हमें पता चला जब फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई कि जो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स है, मतलब जो सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल्स हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का नेचर एक तरह का है, एंड प्रोटॉन्स, उनका नेचर भी डिफरेंट तरह का है। प्रोटॉन्स आपस में रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें काफी, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपकी थ्योरी के लिए मैंने रखा हुआ है, ताकि आप साथ साथ में जो अपनी थ्योरी है ये भी साथ साथ में आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहो। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिला, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन मिला कि जब भी ग्लास रॉड को हमने रब किया किसके साथ, सिल्क के साथ, या फिर प्लास्टिक रॉड को रब किया फर के साथ, तो इन दोनों रॉड्स के ऊपर चार्ज आया। प्लास्टिक रॉड पे आने वाले चार्ज को हमने नेगेटिव चार्ज का, ग्लास रॉड पे आने वाले चार्ज को हमने पॉजिटिव चार्ज का। और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यही फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है किसकी, फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, एंड नाउ कम विद द डेफिनेशन दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का भी आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, सीजी यूनिट ऑफ चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे ध्यान से समझते हैं, उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच they attract or repel each other, or it is a property of matter by virtue of which they experience electrostatic and magnetic forces. So this is what definition of what electric charge. ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्ज का है that is coulomb. तो what is ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? The ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is what? coulomb. ठीक है, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है, ये जो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम बोलेंगे -1.6 इंटू 10⁻19। वहीं पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के चार्ज को हम बोलेंगे दैट इज +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम।
ठीक है। एंड चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मुला हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, चार्ज इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मुला दैट इज एम्पेयर टाइम, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मुला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रैक्टिकल यूनिट जो है चार्ज के दैट इज एम्पेयर, और भी लिया जाता है प्रैक्टिकल यूनिट में चार्ज का, या फिर फैराडे लिया जाता है। अगर आप फैराडे को कूलम में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 96500 कूलम होता है 1 फैराडे के। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये बात पूछी जा सकती है। वहीं पे जो सीजीएस यूनिट है चार्ज का, हम उसे बोलेंगे स्टैट कूलम, या फिर हम इसे बोलते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एंड 1 कूलम जो है दैट इज 3 × 10⁹ स्टैट कूलम या ईएसयू के इक्वल होता है। एक और यूनिट है चार्ज का जिसे बोलेंगे एब्सोल्यूट कूलम, एंड 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू व्हाट, 10 कूलम के इक्वल है। तो आपको सीजीएस यूनिट थोड़ा चार्ज का याद रखना है, रिलेशन थोड़ा ध्यान रखना है कि 1 कूलम और स्टैट कूलम या फिर ईएसयू में क्या रिलेशन है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और उसके बाद साथ में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कितना कितना चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव मानते हैं, प्रोटॉन के चार्ज को हम पॉजिटिव मानते हैं। नाउ विल कम द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, तो उसमें क्या क्या लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको पता ही है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। वी हैव ए 2 टाइप ऑफ क्वांटिटीज, वन इज स्केलर एंड सेकंड इज वेक्टर। वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं, vector are those physical quantities which require magnitude as well as direction to represent them, and they also follow the law of vector addition। ठीक है, जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। जबकि स्केलर क्वांटिटीज वो है which require only magnitude to represent them, these are known as what, scalars। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज what, स्केलर क्वांटिटी। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब हो गया कि अगर किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज देखना हो, मान लो हमारे पास एक ये कंडक्टर है, इस पे ऑलरेडी जो है Q1 चार्ज पड़ा हुआ है, हमने कहा 3 माइक्रो कूलम का इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसी सिस्टम में लेकर आ जाते हैं -7 माइक्रो कूलम के चार्ज को लेकर आ जाते हो। ठीक है, ये Q2 चार्ज है -7 माइक्रो कूलम का लेकर आगे। अब सिस्टम के ऊपर आने वाला जो नेट चार्ज होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू Q1 + Q2, सिंपल ऐड करोगे, -7 + 3 दैट कम्स आउट टू बी -4 माइक्रो कूलम इज द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस आर व्हाट, एडिटिव इन नेचर। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द सिस्टम। इस तरह से इसको हम समझेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज, जो टोटल सिस्टम का चार्ज होगा दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम। एक सिस्टम का, एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम। आप ऐसा भी कह सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। और यहाँ पे हम कुछ और बातें भी समझेंगे। क्या समझेंगे, मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एल्यूमिनियम की एग्जाम्पल है। मान ले एल्यूमिनियम का एटम न्यूट्रल है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 13 क्या है इसके पास, प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, इसमें हम एक और बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ए न्यूट्रल बॉडी डज नॉट मीन्स इट डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रल बॉडी का यह मतलब कभी भी नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं, इट सिंपली मींस इट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये बात ध्यान रखी जाएगी कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हो गया, इक्वल अमाउंट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के 13 इलेक्ट्रॉन से 13 प्रोटॉन है, एल्यूमिनियम एटम न्यूट्रल। अब किसी रीजन की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन हम एल्यूमिनियम से रिमूव कर लेते हैं आउटर शेल से, और 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम आउटर शेल से रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, वी हैव एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का के पास अब 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, एंड इस एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा। अब हम देखें तो हम बोलेंगे एल्यूमिनियम के पास जो चार्ज है वह है Al3 पॉजिटिव। ये एल्यूमिनियम यहाँ पे पहले क्या था, ये एल्यूमिनियम था यहाँ पे पहले न्यूट्रल। क्या था बेटा, पहले एल्यूमिनियम न्यूट्रल, 3 इलेक्ट्रॉन का लूज गया और ये क्या बन गया, कैटाइन। कैटाइन का मतलब क्या हो गया, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने के बाद, लूज करने के बाद एक न्यूट्रल जो है वो पॉजिटिव जो आइन है इसमें कन्वर्ट हो गया। तो हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इफ ए बॉडी और एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स
पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। तो यहां स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ ए बॉडी और एटम if a body or atom loses electron it acquire positive charge। ठीक है, if a body ठीक है बेटा, मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने क्या किया, एक एल्युमिनियम का एटम लिया। वी नो एल्युमिनियम के एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड 13 क्या एल्युमिनियम एटम के पास प्रोटॉन्स हैं। किसी रीजन की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो एल्युमिनियम एटम के पास कितना चार्ज आ जाता है? Al3 पॉजिटिव। क्यों आएगा Al3 पॉजिटिव? 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा और 13 किसका चार्ज हो जाएगा? बोलो, प्रोटॉन का। ठीक है, तो एल्युमिनियम एटम पहले क्या था? एल्युमिनियम एटम पहले न्यूट्रल था, और न्यूट्रल के बाद ये एल्युमिनियम एटम किस में कन्वर्ट हो गया? एक कैटाइन में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो अगर कैटाइन में कन्वर्ट हुआ तो कैसे कन्वर्ट हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो हम अब याद रखेंगे, व्हेन ए बॉडी और एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? बोलो, पॉजिटिव चार्ज। इफ ए बॉडी, और ये अपने नोट्स में भी आप साथ साथ में लिखते रहो, इफ ए बॉडी और एटम loses electrons it acquire positive charge। if a body or atom loses electron acquire positive charge। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं क्लोरीन एटम है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और प्रोटॉन्स भी कितने हैं इसके पास? 17 है। अब किसी रीजन की वजह से मान लो ये क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 क्या है बेटा? प्रोटॉन, है ना। एंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज अगर हम देखें तो क्लोरीन के पास अब चार्ज क्या आएगा? Cl नेगेटिव। मतलब ये क्लोरीन पहले न्यूट्रल है, और न्यूट्रल से अब ये क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया? बोलो बेटा, एनाइन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? एनाइन में कन्वर्ट हुआ। और कैसे कन्वर्ट हुआ एनाइन में? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट बोल सकते हैं, व्हेन ए बॉडी और एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर व्हाट? पॉजिटिव चार्ज। तो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब एक्वायर करती है? जब बॉडी, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करती है। नेगेटिव चार्ज कब एक्वायर करती है? जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। जहां तक बात समझ में आई। और ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बॉडी, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हम ये भी बोलेंगे कि बॉडी का मास चेंज होगा। मतलब अगर एक बॉडी न्यूट्रल है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास कैसे आया? बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास तो है ही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी न्यूट्रल बॉडी है और उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब उस बॉडी का मास डिक्रीज होगा। एट द सेम टाइम एक न्यूट्रल बॉडी है और उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज आता है, इसका मतलब क्या हुआ? उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो मास पे क्या इफेक्ट पड़ा? बॉडी का मास इंक्रीज हुआ। बात समझ आई। इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ड्यूरिंग व्हाट? चार्जिंग ए बॉडी। अगर एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं ड्यू टू स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही मूव करते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बॉडी। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। इस पे बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगे भी, और एग्जामिनर भी पूछता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रल बॉडी है या उसमें बॉडी पे चार्ज आता है, चार्ज है किसकी वजह से? फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल की वजह से, उनका कुछ ना कुछ मास होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज, बोलो, ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, ऑल्दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एक बॉडी के पास मास है लेकिन चार्ज जरूरी नहीं है, लेकिन अगर चार्ज है तो इसका मतलब बॉडी का मास तो या उस पार्टिकल का मास तो होगा ही। ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ ए कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ मास। द मास ऑफ द बॉडी चेंजेस। जैसे मैंने अभी आपसे से बात की कि एक बॉडी के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब उसका मास डिक्रीज होता है, और बॉडी के पास अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका मास क्या होता है? इंक्रीज होता है।
इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट मतलब चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड चार्ज ऑन द बॉडी डज नॉट चेंज व्हाटएवर बी इट्स स्पीड बी। आपने एक मास के लिए रिलेशन जरूर सुना होगा, मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू रेस्ट मास होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जैसे जैसे बॉडी की स्पीड में चेंज आएगा वैसे वैसे बॉडी का मास क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन चार्ज ऐसे किसी रिलेशन को फॉलो नहीं करता है। ध्यान रखना है कि कितनी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड हो, एक इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा स्पीड हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दैट विल रिमेन सेम। जो चार्ज है इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप अलग अलग फ्रेम से देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, या फिर अगर पार्टिकल अलग स्पीड से चल रहा है या स्पीड बहुत ज्यादा है तो चार्ज की वैल्यू चेंज होगी, चार्ज की वैल्यू विल रिमेन सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट है द नेट चार्ज ऑन ए बॉडी वुड बी द होल नंबर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, या इसको ई बोल देते हैं। देखो एक बॉडी पे चार्ज कब आता है, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर गेन करे। मान लो एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आया तो उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स है मतलब ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते, तो जो भी बॉडी के पास चार्ज होगा वो होल नंबर मल्टीपल होगा। होल नंबर मल्टीपल का मतलब क्या हो गया कि अगर एक बॉडी के पास मैथमेटिकली देखें तो एक बॉडी के पास जो चार्ज होगा वो n मल्टीप्लाई बाई ई होगा, वियर n इज इक्वल्स टू व्हाट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। द नेट चार्ज ऑन द बॉडी वुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ या फिर होल नंबर मल्टीपल ऑफ व्हाट ई, और ई की वैल्यू कितनी है, ऑब्वियस सी बात है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। मतलब कभी भी ये जो नंबर है, मान लो अगर किसी बॉडी के पास क्यू चार्ज है, ई की वैल्यू लिखी आपने, तो ये जो एन की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होकर आएगी चार्ज डिवाइडेड बाई ई, ये हमेशा 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही होगा, कभी भी 1.5 नहीं हो सकता। या किसी भी बॉडी के पे चार्ज जो है 2.5 इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब वजह से कहने का मतलब कि 2.5 इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से या फिर 2.5 इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से नेट चार्ज कभी भी नहीं होगा। हमेशा जो भी बॉडी पास नेट चार्ज होगा दैट वुड बी द होल नंबर इंटीग्रल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा। आई होप यहां तक आपको काफी बातें समझ आ रही होंगी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हायर फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में ये देखा गया कि न्यूक्लियस में अलग टाइप के और पार्टिकल पाए गए। जैसे मान लो एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, वो 3 टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम बोलते हैं, और हर एक पार्टिकल जो पोर्शन है उसका चार्ज है 2e/3। इन्हें कहा जाता है अप क्वैंक्स। क्या कहा जाता है इनको, अप क्वैंक्स। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जिनका चार्ज है -e/3 जिन्हें कहा जाता है डाउन क्वैंक्स। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि देखो पार्टिकल न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में अप क्वैंक्स भी हैं डाउन क्वैंक्स हैं, वैसे प्रोटॉन में अप क्वैंक्स और डाउन क्वैंक्स से मिलकर बना है, तो यहाँ पे तो इन क्वैंक्स का जो चार्ज है ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर तो है ही नहीं, ठीक है, ये तो इसका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो क्या यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आंसर ये है, पहली बात ये जो क्वैंक्स हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। हमेशा आपको या तो न्यूट्रॉन मिलेगा या फिर प्रोटॉन मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो बेटा प्रोटॉन है, अगर बोला जाए तो प्रोटॉन्स कितने क्वैंक से और कौन कौन से क्वैंक से मिलकर बना है, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है ई। प्रोटॉन बना हुआ है 2 अप क्वैंक से 2/3 प्लस 2e/3 माइनस e/3। तो एक प्रोटॉन किससे मिलकर बना है, 2 अप क्वैंक से और एक डाउन क्वैंक से। इसी तरह से अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन किन से मिलकर बना है, अरे बोलो बेटा, एक अप क्वैंक से और 2 डाउन क्वैंक से मिलकर क्या बना हुआ है, एक न्यूट्रॉन बने। कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बने अप क्वैंक और डाउन क्वैंक से मिलके, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है क्वैंक्स, हमेशा इंडिपेंडेंटली ये जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है अभी तक तो ट्रू होल्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि क्वैंक्स के बारे में, यहां तक आप थोड़ी सी बात समझ रहे हो। क्वैंक्स में मैंने क्या कहा कि क्वैंक्स में ये कहा कि ऐसे भी पार्टिकल देखने को मिले जिनका चार्ज 2e/3 या -e/3 है, तो क्या क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है ये होल्ड नहीं करेगा, तो डेफिनेटली होल्ड करेगा। अभी तक जितने जैसे प्रोटॉन है वो इंडिपेंडेंटली, मतलब प्रोटॉन सिंगल ही मिलेगा, भले ही वो 2 अप क्वैंक्स और एक डाउन क्वैंक्स से मिलकर बना हुआ है, लेकिन क्योंकि क्वैंक्स हाईली अनस्टेबल है तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते नहीं है, तो आपको जो भी देखने को मिलेगा प्रॉपर प्रोटॉन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस
फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो भी बॉडी पे चार्ज होगा वो n मल्टीप्लाई बाई ई के बराबर होगा। कितने चार्ज की बात हो रही है, 1 कूलम चार्ज की बात हो रही है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने की वजह से 1 कूलम ऑफ चार्ज मिलेगा, मान लो n की वजह से, और e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n को यहां से सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। आप 10 यहां पे लेके आ जाओ, 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻18, तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻, यहां पे 18 बनेगा, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एक बॉडी कितना दे देती है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एक बॉडी लूज कर लेती है। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, बताओ 1 कूलम चार्ज रिक्वायर करने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, पर सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, n मल्टीप्लाई बाई टी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज इन टाइम t, दैट इज n मल्टीप्लाई बाई टी। n मल्टीप्लाई बाई टी कितना हो जाएगा, 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज कितना गेन करना है, चार्ज इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई ई। चार्ज है 1 कूलम का, n की वैल्यू कितनी है 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई टी, और e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम कूलम यहाँ पे कैंसिल हो गया, t की वैल्यू कितनी बन जाएगी, t कम्स आउट टू बी, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻10, ये वैल्यू बन जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻9, this comes out to be 6.25 इंटू 10⁻9, और टाइम किसका यूनिट है बोलो बेटा, सेकंड। इतने सेकंड में इतने कितना का चार्ज आ जाएगा, 1 कूलम का चार्ज आएगा। बात समझ में आई कैसे किया, अरे बोलो आपसे कहा गया था एक बॉडी के पास 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड ये बॉडी लूज कर रही है, इसका मतलब टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगी, इतने इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगी। हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, इतने इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन, कैपिटल n इलेक्ट्रॉन लूज किए, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये, तो टोटल कितना चार्ज लूज कर दिया बोलो स्मॉल q, और स्मॉल q कितना दिया गया आपको 1, यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा कि इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में अगर लूज हो रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज रिक्वायर करने में इतने टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल्स पर सेकंड ऑन ए न्यूट्रल स्फीयर। ठीक है, कितने अल्फा पार्टिकल, पहली बात अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो अल्फा पार्टिकल कहा जाता है हीलियम न्यूक्लियस को। अल्फा पार्टिकल किसको कहा जाता है, हीलियम न्यूक्लियस को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब हो गया हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस का मतलब हो गया एक अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा। किसका चार्ज होगा बोलो, एक अल्फा पार्टिकल के पास हमारे पास चार्ज कितना होगा, एक अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होगा 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा। कैलकुलेट द टाइम इन विच द स्फीयर गेट ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में फॉल हो रहे हैं, आपने कहा 10⁻12 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड में फॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टी टाइम में कितने अल्फा पार्टिकल जो है इस पे फॉल होंगे, तो आप बोलोगे टी टाइम में 10⁻12 मल्टीप्लाई बाई टी अल्फा पार्टिकल्स फॉल होंगे, तो टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई इतने अल्फा पार्टिकल्स हैं, और हर एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, ट्वाइस ऑफ ई। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं, Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 माइक्रोकूलम, चार्ज अटेन करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसको लिखेंगे 2 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ, ये जो अल्फा पार्टिकल्स फॉल हुए हैं, कितने फॉल हुए हैं अल्फा पार्टिकल, कैपिटल N क्या लिखा जाएगा 10⁻12t मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 2 माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6 कूलम। दिस इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा बेटा, ये बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, ये 2 और ये 2 यहां पे कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे ये वैल्यू बन जाएगी 10⁻⁻6। दिस इज इक्वल्स टू टी तो है ही, मल्टीप्लाई में बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, ये तो आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻7। तो टी की वैल्यू बन गई हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 1.6, 10 डिवाइडेड बाई 1.6, तो 10 डिवाइडेड बाई 1.6 आ गया 6.25 सेकेंड लगेंगे, ताकि जो बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, उस पर चार्ज कितना आ जाए, बोलो 2 माइक्रो कूलम का चार्ज आ जाए। अगर ये आपको माइक्रो का आइडिया नहीं है तो ये आपने प्रीफिक्सेस में ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी जो ऐप है, अगर आप यूट्यूब पे ये देख रहे हो तो मेरी एडवाइस है कि जो 11th क्लास का हमने बेसिक मैथमेटिक्स के जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं उसको एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि फिजिक्स समझने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आती है, जैसे cos 120 लिखने में, sin 150 लिखने में, तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। आपको यूनिट वेक्टर या वेक्टर्स की नॉलेज अभी नहीं है, या 11th में आपने ढंग से नहीं पढ़ा, तो जो वेक्टर वाला चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स में, वो एक बार 11th क्लास के फोल्डर में जाकर उसको देख लो। अगर आप YouTube में देख रहे हो तो YouTube में हमारी प्लेलिस्ट बनी है जो 11th क्लास की, उसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स मिल जाएगा फिजिक्स के सेक्शन में। और अगर आप हमारी संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ऐप में देख रहे हो तो आपकी ऐप में मैं जो बेसिक मैथमेटिक्स का फोल्डर है वो हमने साथ में रख लिया है, तो आप जाकर पहले पहले पूरा बेसिक मैथमेटिक्स को एक बार लेक्चर्स को अच्छे से देख लो, ताकि फिजिक्स हमें समझ में आ जाए। देखो, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच फिजिक्स इज डिफाइंड, तो हम कंसेप्ट तो समझ जाएंगे फिजिक्स के, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब उसके एप्लीकेशन पार्ट पे जाएंगे। और अगर हमारा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, हमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन ढंग से नहीं आता है, हमें वेक्टर्स में प्रॉब्लम आती है, हमें प्रीफिक्सेस नहीं पता, जैसे मान लो आपको सब समझ आ गया लेकिन आपको नहीं पता कि माइक्रो कूलम को कूलम में कैसे कन्वर्ट करना है, तो 2 माइक्रो कूलम कितना हो जाता है, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 है, इसी तरह से मिली का मतलब 10⁻⁻3 है, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 है। नहीं पता तो ये वाले सेक्शन आप जाकर देख सकते हो, और जरूर देखना भी चाहिए, ताकि आपको फिजिक्स बहुत इजी वे में और अच्छे स्मूथ वे में समझ भी आए और आपको कोई प्रॉब्लम भी फेस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे हम अपने। ठीक है, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ दिस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्या एक बॉडी के पास ये चार्ज हो सकता है, ये चार्ज हो सकता है, ये चार्ज हो सकता है। मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। जैसे मान लो पूछा है क्या एक बॉडी के पास ये चार्ज हो सकता है 0.232 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, तो कैसे करेंगे इसको, हम चेक करेंगे। क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो Q है वो N इंटू ई के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम N को क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई ई लिख सकते हैं। Q की कितनी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और E की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहां पे हमारे पास Q की कितनी वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन ने Q की वैल्यू दी है 0.32, Q की वैल्यू है 0.32 इंटू 10⁻⁻18, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या रिजल्ट बनता है, 10⁻1 आ जाता है, 0 पॉइंट, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 3.2 इंटू, इसको हम लिखेंगे 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6, तो आंसर कितना आ गया 2। तो बिल्कुल भाई n की जो वैल्यू है वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5, 10, 15 कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि n जो है वो होल नंबर में कुछ भी आ सकता है। तो पहले वाला पार्ट बिल्कुल संभव है भैया, ये वाला चार्ज एक बॉडी के पास हो सकता है। दूसरे वाला बी वाले केस का चार्ज देख लेते हैं। n की क्या वैल्यू है, n की वैल्यू है Q बाई ई, Q की जगह क्या लिखेंगे 0.64 इंटू 10⁻⁻20 होल डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी 0.64 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, 10⁻⁻1, ठीक है, ये बन गया 10⁻⁻1। अब क्या वैल्यू बन गई बेटा, ये 10⁻⁻1 वैल्यू बन गई। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो ये आपके पास वैल्यू कितनी बन जाएगी 64 डिवाइडेड बाई
160 इंटू 10⁻⁻⁻1, या 10⁻⁻, इधर भी ले जाओ 6, ये 4 आ जाएगा, ये बन गया 0.04। तो बेटा 0.04 तो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। एन की जो वैल्यू है वो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, ये पॉइंट्स में तो वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब सेकंड वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जब आप थर्ड वाला चार्ज देखोगे तो ये भी पॉसिबल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 से कम होगी, तो मतलब ये भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। हम जल्दी इसको लिख लेते हैं। एन इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास कितनी, 16। ये तो पॉइंट्स में बन जाएगी, ठीक है, 2.5। नहीं 16 3 सॉरी, कितना बन जाएगा बेटा, ये 16 3 तो ये बन जाएगी हमारे पास 3, लेकिन बनेगा कितना, 3 इंटू 10⁻⁻2, दैट कम्स आउट टू बी 0.03। ठीक है, तो ये वाले चार्जेस पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार ये वाली कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर ही लेते हैं। 0.64 यहां पे बेटा एक और 0 आएगा, और ये वाली वैल्यू बन जाएगी 10⁻⁻, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻, ये जो 0.04 हमने लिखा, ये वाली वैल्यू बन जाएगी 4.0 इंटू 10⁻⁻3, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंट मोड ऑफ चार्जिंग, तीन मेन मोड्स हैं ऑफ चार्जिंग के बॉडी। दैट इज फर्स्ट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन, या फिर हम इसे बोलते हैं रबिंग। ठीक है, द मेथड इन विच चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन टू बॉडीज रब अगेंस्ट ईच अदर। जैसे मान लो दो बॉडीज को रब करेंगे और बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है, इसके दो कंसेप्ट आप समझ सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन एक अपने मटेरियल के साथ, उसकी सरफेस के साथ जितनी भी मिनिमम एनर्जी से बाउंडेड होता है, उस एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को कितनी इंटेंसिटी से ये होल्ड करके रखता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिस मटेरियल की प्रॉपर्टी, जिस मटेरियल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या वर्क फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, वो मटेरियल एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज, और जिस मटेरियल की या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है, वो एक्वायर करेगा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। जब भी दो बॉडीज रब की जाएंगी, द मटेरियल विद हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड मटेरियल विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद एक्वायर व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमने ग्लास रॉड को रब किया था किसके साथ, सिल्क के साथ, तो ग्लास रॉड ने एक्वायर किया पॉजिटिव चार्ज, और जबकि सिल्क ने एक्वायर किया नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से प्लास्टिक रॉड को जब फर के साथ रब किया, प्लास्टिक रॉड ने एक्वायर किया नेगेटिव चार्ज, और ग्लास रॉड ने एक्वायर किया, सॉरी, फर ने एक्वायर किया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। इसकी डेफिनेशन अच्छे से ध्यान रखना है कि इसकी डेफिनेशन है क्या। सिमिलरली व्हेन द प्लास्टिक रॉड, ठीक है, जो हमने कहानी यहाँ पे डिस्कस की। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ऑब्वियस सी बात है, रबिंग में भी जो है वो ट्रांसफर ऑफ मास टेक प्लेस होगा, मतलब मास एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट, दिस प्रोसेस इज व्हाट, कंडक्शन। कंडक्शन किस तरह का प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी when they comes in physical contact with each other। जैसे मान लो मेरे पास ये रॉड है, इसकी ये पॉजिटिवली चार्ज है,
एक मेटालिक स्फीयर ले लेते हैं। अब जब मेटालिक स्फीयर को इस रॉड से टच करेंगे तो जो चार्ज है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, इस प्रोसेस को कहा जाएगा कंडक्शन। आपने कई बार अपने डे टू डे लाइफ में फील किया होगा, आप एक प्लास्टिक की चेयर या सोफे पे बैठे हो, उसके बाद उठने के बाद जब आप ये जो डोर की नॉब है उसको टच करते हो तो आप करंट फील करते हो, या कई बार कार से बाहर निकलते हैं तो करंट फील कर, गर्मियों में ज्यादा होता है अगर ड्राई वेदर है तो। वो क्या होता है, जब आप अपनी किसी भी सीट पे बैठे हो, सिल के साथ बैठे हो, तो आप रब हुए, रब किया तो चार्ज ट्रांसफर हुआ सीट और आपके बीच में, फिर आप उठे और आपने मेटल नॉब को टच किया तो आपकी बॉडी से चार्ज किसमें ट्रांसफर हो गया, बोलो डोर की जो मेटल नॉब है उसमें ट्रांसफर हुआ। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडक्शन कहा जाता है। इस प्रोसेस में भी जो मास है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा। और जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मान लेते हैं हमारे पास एक अनचार्ज कंडक्टर था, इसको हमने इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा। इंसुलेटेड स्टैंड पे रखने का मतलब कि चार्ज जो अगर इस पे आए भी तो यहाँ पे ट्रांसफर ना हो। अब हमने एक चार्ज रॉड ली और इस चार्ज रॉड को इस मेटल रॉड के साथ, मेटल कंडक्टर के साथ टच किया तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ से उठकर यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, इस रॉड से उठकर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। पॉजिटिव चार्ज जब इस पॉइंट से उठकर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहां से मेटल रॉड से उठकर यहां पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ। फिर क्या किया हमने, ठीक है, या दूसरा वाला केस लिया हमने, एक अनचार्ज कंडक्टर लिया, चार्ज एबोनाइट रॉड ली, नेगेटिव चार्ज ली, टच किया तो जो नेगेटिव चार्ज है इस केस में एक से लेकर दूसरे एंड पे ट्रांसफर हुआ। तो द प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडक्शन का प्रोसेस हम कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तीसरा प्रोसेस है इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन क्या प्रोसेस है, इंडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ टेम्पररी electrification or redistribution of charge on a body in which opposite charge appear at its closer end and similar charge appears at its further end in the presence of nearby charged body। ठीक है, कि एक बॉडी जो है वो न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। इस प्रोसेस में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मास ट्रांसफर नहीं होता है, बस जो नियर बाई बॉडीज है उसमें चार्ज ट्रांसफर होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मान लेते हैं हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर है, क्या है बेटा, हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर इंसुलेटेड स्टैंड पे रख लिया गया है, न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके पास लाकर रखा। अब हमने पॉजिटिव चार्ज रॉड को जब इसके पास लाकर रखा तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके पास लाकर रखेंगे तो ये जो मेटालिक स्फीयर है इसके इस वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो है ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अब ये अट्रैक्ट करेंगे, दोनों नहीं करेंगे, एक्चुअली में होगा क्या, ये पॉजिटिव रॉड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, तो ये जो रॉड है ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव को रिपेल करेगी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज दूर है तो रिपेल्शन वाली फोर्स कम होगी और अट्रैक्शन वाली फोर्स ज्यादा होगी, जिसकी वजह से एक चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी में एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करने लग जाएंगी। समझ आई बात। इसी फिनोमेना को जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पहले ये जो मेटालिक स्फीयर एकदम से न्यूट्रल था, ये जो मेटालिक स्फीयर पहले न्यूट्रल था और न्यूट्रल के बाद ये मेटालिक स्फीयर के ऊपर ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस फिनोमेना को कहा जाता है इंडक्शन। और यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि भैया एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं भाई, अट्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो किसके बीच में देखने को मिलेगा, अनलाइक बॉडीज में तो देखने को मिलेगा ही, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बॉडी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही। इस एट द सेम टाइम हम ये भी आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव बॉडी और या फिर नेगेटिव बॉडी, मतलब एग्जैक्टली बोलें तो एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। एंड द रीजन इज व्हाट, द फिनोमेना बिहाइंड दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बात समझ में आ रही है। द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ कंडक्ट इंड्यूस चार्जेस जिनको कहा जाता है। अब यहाँ पे कई बार आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो मेटालिक स्फीयर हैं, न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर हैं, उनको बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन आप क्या करो, चार्ज करो। तो क्या करना है हमने, मान लो हमारे पास दो मेटालिक स्फीयर्स हैं, ये दोनों न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर्स हैं, अब हमें इन दोनों को क्या करना है, चार्ज करना है। कैसे हम इन दोनों को चार्ज कर सकते हैं, अब ये दो न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर थे, एक
चार्ज रॉड को मैंने इसके पास लाया तो फर्स्ट वाले मेटालिक स्फीयर पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और दूसरे वाले स्फीयर के दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। अब हमने क्या किया, इन दोनों स्फीयर को हल्का सा थोड़े डिस्टेंस पे लेकर आगे, इस वाली स्फीयर पे जो नेगेटिव चार्ज था यहीं पे रहा और दूसरे वाले स्फीयर पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या किया, ये जो रॉड है इसको रिमूव कर दिया, रॉड को रिमूव किया तो फर्स्ट वाले स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, पूरा का रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया और सेकंड वाले स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में कि दो मेटालिक स्फीयर को आपके पास है, आपने उनको बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन चार्ज करना है। बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन का मतलब विदाउट देयर फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब आपने रॉड और मेटालिक स्फीयर को रॉड फिजिकली कॉन्टैक्ट करके चार्ज ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखनी बेटा डेफिनेशन, क्योंकि बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन भी पूछी जाएगी। एट द सेम टाइम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है उसमें भी डेफिनेशन का किसी ना किसी पार्ट के रूप में उसको पूछा जा सकता है। एक और खास बात यहाँ पे, इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन नो ट्रांसफर ऑफ मास टेक्स प्लेस। ठीक है, ओके। इन केस ऑफ इंडक्शन इज वर्थ नोटिंग इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स और लूजेस चार्ज, क्योंकि जो बॉडी जिसपे चार्ज इंड्यूस हो रहा है नहीं वो चार्ज नेट लूज करती है, नहीं सिर्फ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। द नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज ऑलवेज अपोजिट टू द इंड्यूसिंग चार्ज। जैसे हमने पढ़ा, ये मेटालिक स्फीयर है हमारे पास, ठीक है। अब इस मेटालिक स्फीयर, ये एक मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने इसको रखा। यहाँ पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रॉड इसके साथ लाकर रख लें तो पॉजिटिव चार्ज रॉड के ऊपर रॉड लाई, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो ये जो इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी है इससे अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ इंड्यूस्ड होगा, तो इस चार्ज को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलेंगे इसको हम, बोलो बेटा, इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज से क्या होगा, इसका नेचर अपोजिट होगा। ऑब्वियसली बात है, हमें समझ भी आ गया। इंड्यूस्ड चार्ज कैन बी लेसर और इक्वल टू द इंड्यूसिंग चार्ज। ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इसके मैग्नीट्यूड इसके इक्वल भी हो सकता है, इससे कम होगा, ज्यादा कभी भी नहीं होगा। इंडक्शन टेक प्लेस इन बॉडीज, इंडक्शन चाहे कंडक्टर्स हैं या नॉन कंडक्टर्स हैं उनमें इंडक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन पार्टिकल्स में इंडक्शन देखने को नहीं मिलता है। ये खास बात है, इसको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द कंडक्टर इट रेयरली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एंटायर सरफेस। ऑन द अदर हैंड इफ सम चार्ज इज पुट ऑन इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेस। अब देखो, जो हमने एक्सपेरिमेंट शुरू में स्टार्ट किया था, अब इसको समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ। ये जो पेपर के पीसेस यहाँ पे पड़े हुए थे, ठीक है, जो बिल्कुल पहले अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, हेयर से रब करने के बाद इन पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट कर लिया गया। तो अब इसके फिनोमेना को मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से आप इसका रीजन दे पाओगे। क्या हुआ बेटा, ये पेपर के पीसेस अभी फिर से मेरे हाथ में है, ये स्केल ऊपर से लिया, अभी ये पेपर के पीसेस अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। हमने क्या किया, अब इसको हेयर से मैंने प्लास्टिक को रब किया, अब हेयर से प्लास्टिक को रब किया तो क्या हुआ, यहाँ पे हेयर और प्लास्टिक के बीच में चार्ज ट्रांसफर हुआ। और चार्ज ट्रांसफर हुआ क्योंकि प्लास्टिक का स्केल है, ये इंसुलेटर है, यहां से चार्ज मेरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जहां पे चार्ज ट्रांसफर हुआ वहीं पे स्टे कर रहा है। अब मैं जैसे मैंने पेपर के पीसेस के ऊपर से इसको लिया, अब ये पेपर के पीसेस क्या हो रहे हैं, बोलो बेटा, इसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये फिनोमेना समझ में आ गया। ये देखो, ये इस तरह से लिया और पेपर के पीसेस क्या कर रहे हैं, बोलो, इसके साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फिनोमेना था जिसमें हमने तीनों ट्रांसफर ऑफ चार्ज के तीनों फिनोमेना को यहाँ पे समझा। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आई होप जितना अभी तक हमने पढ़ा इसमें काफी कुछ आपको समझ भी आया होगा। और अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। हमारे पास 5 बॉल्स है, स्टाइरोफोम बॉल्स, आप ऐसे समझो कि बॉल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज भी हो सकती हैं, ये बॉल्स अनचार्ज बॉल भी हो सकती हैं। Used in an experiment, several experiments are performed on the balls and the following observation were made. बॉल ए जो है वो रिपेल कर रही है किसको, बॉल ए जो है वो रिपेल कर रही है सी को एंड अट्रैक्ट कर रही है बी को। इसका मतलब ए और सी, एक चीज याद रखी जाए, रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज। दो बॉडीज के पास चार्ज है, वो एग्जैक्टली हमें पता चलेगा अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही है। अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही है इसका मतलब दोनों बॉडी चार्ज बॉडीज हैं और दोनों के पास सेम नेचर का चार्ज है। अगर दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो ये भी हो सकता है दोनों बॉडीज के पास अपोजिट नेचर का चार्ज हो, ये भी हो सकता है एक बॉडी न्यूट्रल हो और दूसरी बॉडी कैसी हो, चार्ज बॉडी हो। ठीक है, तो ए रिपेल्स सी एंड अट्रैक्ट्स बी, ए रिपेल्स सी, मतलब ए और सी का सेम चार्ज। अभी तक फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है एंड फोर्थ भी ट्रू है। एंड अट्रैक्ट्स बी,
ए सी को रिपेल कर रहा है, बी को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ए और बी का अपोजिट नेचर का चार्ज है। तो बिल्कुल अभी तक सभी ऑप्शन सही है, पहले ऑप्शन से तो लगता है कि सभी ऑप्शन अभी ओके है। फिर देन बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई। बॉल डी जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन नो इफेक्ट ऑन ई। डी और ई का डी और ई के बीच में कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ डी और ई दोनों न्यूट्रल है, क्योंकि अगर एक चार्ज होता और एक न्यूट्रल होता तब भी उनके बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलती। बात समझ आ रही है? तो डी का कोई इफेक्ट नहीं है ई पे, इसका मतलब डी भी न्यूट्रल है, ई भी न्यूट्रल है। तो डी और ई न्यूट्रल है। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बच गए, इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ हो सकता है। बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, बॉल डी जो है अट्रैक्ट कर रहा है बी को, ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो अभी तक हमारे पास अब ये दो ऑप्शन बन गए कि सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए नेगेटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई। एक नेगेटिव चार्ज रॉड ए और ई को अट्रैक्ट कर रही है। बेटा अगर नेगेटिव चार्ज रॉड है और ये डी ऑप्शन होता तो नेगेटिव चार्ज रॉड नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करती, इसका मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? सी। नेगेटिव चार्ज रॉड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड साथ में क्या आएगा? ई। नेगेटिव चार्ज रॉड न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगी, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बिकॉज। ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर रहे हैं, ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, प्रोटॉन एडेड टू इट, नहीं प्रोटॉन तो मूव ही नहीं करते हैं। प्रोटॉन आर रिमूव फ्रॉम इट, नो प्रोटॉन फिर से मूव। इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू, नहीं इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, क्योंकि अगर एक बॉडी में ऐसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो बॉडी कौन सा चार्ज एक्वायर करेगी? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, The next is very interesting phenomena, that is what gold leaf electroscope। इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या भी है? इलेक्ट्रोस्कोप एक सिंपल डिवाइस है जिससे हम किसी भी बॉडी पे आने वाले चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है, हम इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस बॉडी के पास क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करता है इसको ध्यान से समझते हैं। ये एक डायग्राम है इलेक्ट्रोस्कोप की। इलेक्ट्रोस्कोप में ऊपर होती है मेटल नॉब, यहाँ पे ऊपर मेटल नॉब होती है मेटल, और यहाँ से मेटल रॉड ही आ रही है। ठीक है, मेटल रॉड आ रही है और यहाँ पे मेटल रॉड आने के बाद यहाँ दो लीव्स ही लगाए जाते हैं। लीव्स ऐसे समझ लो, बहुत ही हल्के हल्के गोल्ड लीव होते हैं या फिर एल्युमिनियम लीव्स, कि अगर इन पे थोड़ा सा भी चार्ज आए तो ये डाइवर्ज करें, चार्ज कम हो जाए तो ये पास आने लग जाए, नीचे लगे होते हैं लीव्स। ठीक है, तो आपके पास सिंपल एक स्ट्रक्चर कैसा बन गया इलेक्ट्रोस्कोप का? हमारे पास ऊपर एक मेटल नॉब है, मेटल नॉब के साथ यहाँ पे दो लीव्स लगे हुए हैं, रॉड है, ये मेटल नॉब आ गई। ठीक है, और इसका ये जो दो लीव्स हैं, इसका डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ये बताता है कि जो भी चार्ज इस इलेक्ट्रोस्कोप पे आया है ये इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, और अलग अलग केसेस में अलग अलग सिचुएशंस देखने को मिलेंगी। अब इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर देखो क्वेश्चन जो है वो हमारा कैसा बन सकता है। देखो क्वेश्चन आता है कि मान लो कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है और पहले ये इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज, इस तरह से लीव पे भी चार्ज है। अब आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को लिया और इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर आए। ठीक है, क्या किया हमने, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को लिया और इस इलेक्ट्रोस्कोप के हम पास लेकर आए एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को। अब जैसे हम इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है ये लीव्स की तरफ जाने लगेगा और लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी। अब लीव्स पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये जो लीफ है आपके, ये क्या करेंगे बोलो बेटा? डाइवर्ज करेंगे। क्या करेंगे? फर्दर जो लीव्स हैं ये फर्दर क्या करेंगे? डाइवर्ज करेंगे। तो यहां से क्या समझ आया? अच्छा, कि अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, अगर एक रॉड को मैं पास लेकर आ रहा हूं और लीव्स डाइवर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। बात समझ में आ रही है? आप इसमें ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हमारे पास एक स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप था, अब हमने क्या किया, इस स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को लिया और एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड रॉड को हम इसके कॉन्टेक्ट में लेकर आए। अब मुझे बताओ व्हाट विल हैपन टू द लीव्स? लीव्स डाइवर्ज होंगे या कन्वर्ज होंगे? आप बोलोगे सर जैसे एक नेगेटिव चार्ज रॉड को हम इस इलेक्ट्रोस्कोप की नॉब से कांटेक्ट में लाएंगे तो यहां पे पहले इस इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन जो है, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन कम होगी। जब पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन कम होगी, लीव्स जो है, लीव्स वुड फर्स्ट कन्वर्ज। जो लीव्स है फर्स्ट क्या होंगे?
कन्वर्ज होंगे। और अगर इस रॉड के पास नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो थोड़ी देर के बाद इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कौन सा चार्ज आने लगेगा, थोड़ी देर के बाद इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। तो इस इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब अब जो लीव्स होंगे देन क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। पहले लीव्स क्या करेंगे, कन्वर्ज होंगे, एंड देन उसके बाद लीव्स क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। आई होप को आपको इलेक्ट्रोस्कोप का जो रोल है वो समझ में आ रहा होगा। एक फिनोमेना होता है जिसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी हम जब मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस करेंगे तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल में डिस्कस वैसे भी करेंगे ही, लेकिन फिनोमेना क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थोड़ा आइडिया ले लो। अगर एक मेटालिक सरफेस है, इस पे अगर हम हाई रेडिएशन वाली हाई फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन फॉल करवाएंगे तो इस सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो जाते हैं। क्या रिलीज हो जाते हैं, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से रिलीज होते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक इलेक्ट्रोस्कोप है जो ऑलरेडी मान लेते हैं इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्कोप पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। अब हमने इस इलेक्ट्रोस्कोप को क्या किया, इस इलेक्ट्रोस्कोप पे रेडिएशन फॉल करवाई। अब इलेक्ट्रोस्कोप पे रेडिएशन फॉल करवाएंगे और क्वेश्चन है कि बताओ लीव्स के साथ क्या होगा विद टाइम। तो क्या होगा लीव्स के साथ भी टाइम, आप बोलोगे सर रेडिएशन फॉल करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर या जो लीव्स हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी। नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन कम होगी जिसकी वजह से लीव्स क्या होंगे, लीव्स फर्स्ट कन्वर्ज, लीव क्या होंगे फर्स्ट, पहले ये लीव्स कन्वर्ज होंगे एंड देन उसके बाद क्या होगा, अब जो जितना नेगेटिव चार्ज था वो रिमूव हो गया और रेडिएशन फॉल कर रही है, अब और इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। अब इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर कैसा चार्ज आने लगेगा, अब इस इलेक्ट्रोस्कोप पे हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। कौन सा चार्ज आने लगेगा इलेक्ट्रोस्कोप पे, पॉजिटिव चार्ज। अब इस इलेक्ट्रोस्कोप पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर से लीव्स क्या करने लगेंगे, देन डाइवर्ज करने लगेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज जो भी नियर बाई रॉड है या कोई बॉडी है उसके ऊपर क्या चार्ज है। दिस इज द डिवाइस। इस पे कोई छोटा मोटा क्वेश्चन एंट्रेंस में ज्यादा आ सकता है, बोर्ड लेवल पे मैं समझता नहीं हूं कि आप ज्यादा क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द बोर्ड्स कॉर्नर अवर। जैसे मैंने आपसे कहा भी था कि हम इस पूरी के पूरा ये जो हम हमने ये जो बैच स्टार्ट किया है ऑनलाइन, इसमें हम कंप्लीट आपको होलिस्टिक वे में स्पेशली हमारे जेके बोर्ड के बच्चों को कंप्लीट जो है वो कोर्स कवर करवाएंगे, जिसमें हम आपको एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो कवर होगी। एट द सेम टाइम आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन जो है वो जो मेनली था वो बहुत अच्छे से कवर होगी। एट द सेम टाइम आपके एंट्रेंस लेवल तक इस प्रिपरेशन को लेकर जाएंगे। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जहां पे आपको ऑनलाइन माध्यम में आपको थ्योरी तो मिलेगी लेकिन जेके बोर्ड को स्पेशली जो है वो कैटर नहीं करते हैं। तो हम आपको प्योरली जेके बोर्ड के रेफरेंस से, जेके बोर्ड में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, थ्योरी भी वही है लेकिन वही क्वेश्चंस लेते हुए ताकि आपकी एकेडमिक्स और एंट्रेंस की जो प्रिपरेशन है वो साथ में हो पाए। ठीक है, अब देखो बोर्ड्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन बॉडी इज एक्चुअली ए सरप्लस और डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाई नॉट प्रोटॉन। भाई क्यों प्रोटॉन नहीं, हमें पता है प्रोटॉन्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड इन ए न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज, इसलिए प्रोटॉन जो है ट्रांसफर ऑफ चार्ज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर ऑफ एक्जैक्टली इक्वल मास आर टेकन, one is given positive charge q coulomb and another is given equal negative charge, और the mass चार्जिंग के बाद क्या इनका मास सेम होगा, अरे बिल्कुल सेम नहीं होगा। जिस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आया उसका मास कम होगा, जो बॉडी के को हमने नेगेटिव चार्ज दिया उसका मास बढ़ जाएगा। तो ये आप इसके बारे में ये बात बोल सकते हो। नेक्स्ट आ गया, ए पॉजिटिव चार्ज रॉड अट्रैक्ट्स ए सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, कैन वी कंक्लूड द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज रॉड अट्रैक्ट कर रही है किसी सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट को, नहीं बोल सकते। एक पॉजिटिव चार्ज रॉड जो है वो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यस बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। कैसे कर सकते हैं, मान लो एक बॉडी है उस पर बहुत हैविली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि बॉडीज की बात हो रही है, एक बॉडी पे बहुत हैविली पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी है जिसपे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे ही आपने इन दो बॉडीज को पास में लाया तो ये बॉडी जो है वो इंड्यूस करेगी इसके ऊपर चार्ज, और जिसकी वजह से हम ये देखेंगे
इस वाली बॉडी के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ जा सकता है, जिसकी वजह से एक हैवीली चार्ज बॉडी एक लाइट चार्ज बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट कर सकती है। बिल्कुल दो चार्ज बॉडीज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, सेम नेचर की चार्ज बॉडीज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। द फिनोमेना बिहाइंड दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फ्लेटेड बैलून इज चार्ज बाय रबिंग विद फर, व्हाट विल हैपन टू इट्स रेडियस। भैया एक बैलून है और हमने इसको चार्ज कर दिया, ठीक है, रबिंग की वजह से। अब इस बैलून पे चार्ज आ गया, अब बताओ इसके रेडियस के साथ क्या होगा, तो इसका रेडियस इंक्रीज होगा। रीजन, अरे जैसे इस पे चार्ज आया तो चार्ज क्या करेंगे, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से बैलून का जो रेडियस है वो इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल नंबर 6, वाई कांट वी इलेक्ट्रीफाई ए मेटालिक रॉड बाई रबिंग इट वाइल होल्डिंग इट ऑन आवर हैंड, हाउ कैन वी चार्ज इट। अरे एक मेटालिक रॉड को हम रबिंग से क्यों चार्ज नहीं कर सकते, अरे मेटालिक रॉड को रबिंग से चार्ज करेंगे तो मेटालिक रॉड है, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। हमारी बॉडी भी एक कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, चार्ज कंडक्ट करती है, तो चार्ज जो है वो हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चले जाएगा। तो एक कंडक्टिंग बॉडी को हम सीधा का सीधा रबिंग से चार्ज नहीं कर सकते हैं। हम उसको चार्ज कर सकते हैं अगर हम क्या करें, उस कंडक्टिंग बॉडी को एक प्लास्टिक से पकड़ लें। जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई यहाँ है नहीं कंडक्टिंग बॉडी, अगर मैं उसको प्लास्टिक से या किसी वूल से पकड़ लूं ताकि चार्ज ट्रांसफर ना हो, तो हम रबिंग के थ्रू उस मेटालिक बॉडी को जो है वो चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय अर्थिंग और ग्राउंडिंग इन द हाउस होल्ड सर्किट। अर्थिंग का क्या मतलब हुआ भैया, अर्थिंग का मतलब होता है बेटा किसी भी बॉडी के पास अगर कोई चार्ज है, अगर हम उसे अर्थ से, जैसे मान लो कोई भी मेटालिक बॉडी है, ये मेटालिक बॉडी है, अगर हम इसको अर्थिंग कर लेंगे, अर्थिंग करने से क्या होगा कि बॉडी और अर्थ का पोटेंशियल हम मानते हैं 0, तो बॉडी का पोटेंशियल भी अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब बॉडी के पास जो एक्सेस अमाउंट का चार्ज है वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थिंग, जिसकी वजह से, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो शॉक देने से बच सकते हैं। कभी भी कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, अगर अर्थिंग की हो तो जो ह्यूमन बॉडी है वो बच सकती है इलेक्ट्रिक शॉक से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नीट के क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू द लीव्स डाइवर्ज और कन्वर्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज रॉड ब्रिंग्स क्लोज टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। बेटा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास अगर हम क्या लेकर आए, पॉजिटिव चार्ज रॉड को लेकर आए, तो लीव्स क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, लीव्स पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लीव्स डाइवर्ज करेंगे, तो ए पॉजिटिव चार्ज रॉड ब्रिंग्स क्लोज टू, तो लीव्स वुड डाइवर्ज। ए नेगेटिव चार्ज रॉड ब्रिंग्स क्लोज टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। बेटा एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके पास हम क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को लेके आ रहे हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को लाने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऊपर की तरफ फ्लो होगा, जिसकी वजह से लीव्स पे आने वाला जो चार्ज है इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जिसकी वजह से लीव क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड केस में लीव्स वुड कन्वर्ज, लीव्स क्या करेंगे यहाँ पे, दैट वुड कन्वर्ज। A positive charge rod comes in contact with slightly negative charge electroscope. बेटा एक positive charge rod comes in contact, एक positive charge rod comes in contact with slightly negative charge electroscope. तो positive charge rod को जैसे हम slightly negative charge electroscope से क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट में लाएंगे, पहले ये इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल होगा तो लीव्स कन्वर्ज करेंगे। पहले लीव्स क्या करेंगे, फर्स्ट लीव्स वुड कन्वर्ज एंड देन उसके बाद ये लीव्स क्या करेंगे, बोलो बेटा, देन उसके बाद ये लीव्स डाइवर्ज करेंगे। नेक्स्ट, मेटल नॉब ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपोज टू हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। तो क्या होगा बेटा, अगर एक सिंपल एक इलेक्ट्रोस्कोप है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन में एक्सपोज कर दिया जाए, तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, जिसकी वजह से मेटल नॉब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा और ये लीव्स क्या होने लगेंगे, डाइवर्ज होने लगेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, सारी ऑलमोस्ट इसने जो चीजें हैं वो कवर कर दी इलेक्ट्रोस्कोप को लेकर। लास्ट क्वेश्चन, इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या बॉडी का जो चार्ज होता है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ E/2, मतलब हाफ ऑफ इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। सिस्टम का चार्ज हमेशा 0 होता है, स्क्वायर होता है लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, या इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा भी था, बॉडी पे आने वाला जो नेट चार्ज होता है दैट इज द इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस लेक्चर में फेस आई हुई तो आप अगर यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं
तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। स्क्रीन में जो रिफ्लेक्ट नंबर हो रहा है ये मेरा नंबर है, आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम आपने फेस की होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।